इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम लेकर आए पूरी बुक के 7 महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक जो आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाला ये टॉपिक है और इससे जो है आपका 50 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट, ये 7 टॉपिक को आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो आपका क्या है 50 नंबर जो हिंदी में ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट 1 का वीडियो यानी खंड का ये वीडियो है। खंड का के 7 टॉपिक है, इनमें से 7 टॉपिक का आज हम बताने वाले हैं। 7 टॉपिक का हम महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और इसका आंसर भी देंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे करना है, 50 नंबर आपको कैसे मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक है, ये हर साल पूछे जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट को हिंदी में 100 में से 99 नंबर लेकर आना है, आज के इस वीडियो को पूरा आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो आपका खंड का है ये आज के इस वीडियो को देखने के बाद में खत्म हो जाएगा। इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो को यानी सारे महत्वपूर्ण के प्रश्न को आज के इस वीडियो में खत्म कर देंगे। 1 शॉट का वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो हमारा रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है। समझ में आ गया? तो ये प्रश्न आ गया है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का क्या है पूछा जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है। आपको बताना है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे ही आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए आपका इंसा अल्लाह खां, वी राम प्रसाद निरंजनी, सी लल्लू लाल, या डी जटमल जी। तो यहाँ पर जो प्रेम सागर के जो लेखक है वो आपका सी हो जाएगा, लल्लू लाल हो जाएगा, क्योंकि उसको हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ। यानी ये जो प्रश्न है आपका हमने हिंदी के वीडियोज में काफ़ी बार बताया हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है। जो राजा भोज का सपना है, यानी ये निबंध कह लीजिए या कहानी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, रचनाकार, इसके जो लेखक कौन है, ये आपका शिव प्रसाद सितारे हिंद, किशोरी लाल गोस्वामी, इंसा अल्लाह खां, या राधा चरण गोस्वामी जी। तो दूसरे का आपका ए हो जाएगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएंगे, जो कि राजा भोज के सपना के क्या है लेखक हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट में आपका जो आता है हिंदी के पेपर में वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न ही आता है और वहीं पर आप गड़बड़ कर देंगे। तो क्योंकि कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही जब आप गड़बड़ कर देंगे तो लास्ट में एग्जामिनर सोचेगा जाए कि ना जाए। कहने का तात्पर्य कॉपी चेक करे पूरा कि ना करे, वहाँ पर वो नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयार कर लीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। इसको हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप आज जान लीजिए जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे ये कौन थे। ये आपका बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या प्रेमचंद जी। तो तीसरे का आपका जो वी हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे, इसके राइट आंसर। चौथा देखिए रज्जग, क्या रज्जग रंजन के रचनाकार कौन है। तो चौथे का आपका डी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसी का भी विकल्प आपको गलत लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पांचवा देखिए, वाराणसी में भारत कला भवन, वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे। कौन थे? ए आपका रामचंद्र शुक्ल जी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर संपूर्णानंद, या राय कृष्णदास जी। तो पांचवें का आपका डी हो जाएगा, राय कृष्णदास जी हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। यहाँ पर देखिए रचना क्या है, नहीं है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका मुक्तिबोध हो जाएगा, मुक्तिबोध हो जाएगा, जो कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। यहाँ पर नहीं वाला सिंबल लगा, नहीं तो आप लोग सोचे कि है। अगला प्रश्न देखिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में गद्य से 5 प्रश्न होगा और 5 जो प्रश्न होगा ये आपका पद से रिलेटेड होगा, यानी गद्य पद दोनों से पूछे जाते हैं 5-5 क्वेश्चन बराबर। 7वां प्रश्न है, बेईमानी की परत कृति के रचनाकार कौन है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम से चुनिंदा प्रश्न मैंने लेकर आया हूँ। क्या कहने के तात्पर्य कि ये पिछले साल भी आपका पूछा गया था। बेईमानी की परत कृति के रचनाकार कौन है, काफ़ी बार बता चुका हूँ, हरिशंकर परसाई पर आंख मूंद कर टिक लगा दीजिएगा। 7वें का वी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, प्रसादोत्तर काल का नाटक है,
प्रसादोत्तर काल का नाटक कौन है? तो वो आपका हो जाएगा लहरों का राजहंस, यानी ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? पंचलाइट है, उसने कहा था, पुरस्कार या आत्माराम? बताइए, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर आपको पता है तो। नहीं पता है तो अपने आप को क्या है, सुधारिए, अपने आप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसको तैयार कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से आ जाए किसी को नहीं पता है। तो 2 का आपका बी हो जाएगा, उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध रचना है। 10 नंबर है, सन्नाटा निबंध के रचनाकार कौन है बाबू? सन्नाटा निबंध के रचनाकार कौन से है? तो उनमें से आपका आगे जी हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे हो जाएंगे सन्नाटा निबंध के रचनाकार। समझ में आ गया? तो 10 हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न था इसको हमने बता दिया है। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को हल करने का तरीका बताएंगे और ऐसे गद्यांश और पद्यांश बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। पेपर में पक्का यही गद्यांश आएगा जो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपका 10-10 नंबर का ये गद्यांश और पद्यांश होता है। 10 नंबर का आपका गद्यांश होता है और 10 नंबर का पद्यांश होता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला आपका एक गद्यांश दिया जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं। हम सबसे पहले गद्यांश का हल करेंगे, फिर पद्यांश का आपको हल करके बताएंगे। सबसे आसान तरीका बताएंगे जिससे आपको इजीली गद्यांश में 10 नंबर प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से गद्यांश दिया होगा। तो गद्यांश को सबसे पहले क्या है, हमें पढ़ना है और इसके यानी ये इससे रिलेटेड, यानी ये जो गद्यांश है आपका, इससे रिलेटेड 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। 5 दूनी 10 यानी 10 नंबर आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है। आराम से पढ़ेंगे। देखिए, अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वो नहीं कहलाएगा, अगर भविष्य के परामर्श से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे। क्या है, हमें उसे नहीं जोड़ सकेंगे। उस स्वार्थ के जो चक्र में है वे क्या है, भाग्य उदय की प्रतीक्षा में रही है, चले जा सकते हैं। क्या है, रहे ही चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय क्या है, जिसके उदय की वे राह देखते हैं, यहाँ पर देखिए उदय की राह देखते हैं, वो तो उदित ही केवल उनकी पीठ क्या है, उनकी पीठ उस तरफ है, इसीलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिसको वो सामने देख रहे हैं, जिसको क्या है वो सामने देख रहे हैं, वो भी उसी के क्या है प्रकाश से प्रकाशित है और कमलीय जान पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने गद्यांश को पढ़ लिया। अब यहाँ पर पहले प्रश्नों का, क्योंकि हमें प्रश्नों का ही उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको भैया सबसे पहले करना क्या है, आपने गद्यांश पढ़ा, आपको क्या है चैप्टर का नाम और लेखक का नाम पता चल गया है। नहीं पता चला है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिसे क्या है टॉपर स्टूडेंट भी फॉलो करता है। क्या करता है, वो करेगा क्या, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ा, आपने गद्यांश को पढ़ा तो वो क्लू देखेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए उसने क्या है सारे चैप्टर को पढ़ा है, लेखक को भी पता है कि भैया ये लेखक है, तो इस चैप्टर के ये लेखक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए पुरुषार्थ लिखा है, तो आपका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हिंदी का, वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, तो उसमें ज़्यादा क्लू रहता है राष्ट्र या राष्ट्रीय के बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आपका सेकंड चैप्टर है जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित गया है, भाग्य और क्या है पुरुषार्थ, तो यहाँ पर देखिए पुरुषार्थ लिखा है, बार बार यहाँ पर पुरुषार्थ की बात हो रही है। तो जो चैप्टर का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ है और इसके जो लेखक है कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉपी में कैसे लिखना है ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये कुछ आपका इस तरह से रहेगा। सबसे फर्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पाठ और लेखक का नाम, हमें यानी पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ हमें लिखना है, संदर्भ के थ्रू हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ऐसे हम संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। बोर्ड एग्जाम में आप ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज मत कीजिएगा, कलरफुल पेन यूज आपको नहीं करना है। संदर्भ में देखिए कैसे हम संदर्भ लिखते हैं, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत जो है आपका गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी राइटिंग में लिखिएगा हमारी पाठ्य पुस्तक
पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के, अब यहाँ पर हमें ब्लैक पेन का यूज करना है कि ये देखिए ब्लैक पेन आ चुका है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, गद्य भाग के गद्य भाग। कॉमा में करना चाहे तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं कॉमा में कर देता हूँ, आपको भी कर देना है। देखिए गद्य भाग में संकलित एवं क्या है, में संकलित जैनेन्द्र कुमार में संकलित क्या है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित। यहाँ पर हम जो लेखक जी हैं उनका नाम लिखेंगे, जैनेन्द्र कुमार। इसको भी हम कॉमा में कर देंगे, ताकि इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे तो अच्छा रहेगा। द्वारा लिखित, अब यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम आ जाएगा, द्वारा लिखित। जो भी आपका गद्यांश होगा उसका आपको इसी तरीके से, बस आपको लेखक और चैप्टर का नाम चेंज रहेगा, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर का क्या नाम है, भाग और पुरुषार्थ। भाग और पुरुषार्थ सबसे बेस्ट तरीका है स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बताया था। क्या है, आपको क्या चैप्टर का नाम और लेखक का ढूंढने में आपने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी आप क्या करेंगे, आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको की पॉइंट मिल जाएगा, जिससे आपको आसानी होगा क्या है, आपको लेखक और उस चैप्टर का नाम ढूंढने में। तो भाग और पुरुषार्थ क्या, भाग और पुरुषार्थ शीर्षक निबंध से अवतरित है। यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे, शीर्षक निबंध, शीर्षक निबंध से अवतरित है। अवतरित है, इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना सबसे बेस्ट तरीका ये क्या है, संदर्भ लिखने का। इतना आप लिख देंगे, एग्जामिनर क्या है आपको इसमें 2 नंबर बहुत ही आसानी से दे देगा, कुछ काट पीट नहीं करना है। राइटिंग से लिखिएगा, जहाँ पर लगे कि हाँ यहाँ पर ब्लैक पेन यूज करने का समय है तो उस तरह से कीजिएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि रेखांकित अंश की क्या है, व्याख्या करना है। अब यहाँ पर देखिए रेखा कहाँ पर खींची हुई है, आपका एक गद्यांश है, तो इसमें यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर लिखा है कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वो भी उसी के क्या है, प्रकाश से प्रकाशित है और क्या है, कामनीय जान पड़ रहा है। तो इसी की हमें क्या है, हिंदी में क्या है, व्याख्या करनी इसकी, इसका पूरा मीनिंग निकालना कि लेखक कहना क्या चाहता है। एक प्रकार से आपने हाई स्कूल में क्या है, हिंदी में पेपर दिया होगा तो वहाँ पर हमें क्या व्याख्या करना होता था, सेम यहाँ पर हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। समझ में आ गया, रेखा खींची हुई, इसी की भी व्याख्या कर देनी है। तो इसका आंसर देखिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा था, क्योंकि थोड़ा बड़ा में आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से करना है। कॉपी में कैसे लिखे जाते हैं हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, जो कि हिंदी का है, आप जाकर देखेंगे वहाँ पर कॉपी वाला वीडियो में हमने A to Z जानकारी दिया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। हर साल में आपका जो है चेंज होता है कॉपी लिखने का तरीका। प्रॉपर कॉपी कैसे लिखता है हिंदी का हमने सारी जानकारी दी हुई है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल जो प्रश्न पूछा गया था इसका आंसर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कि लेखक के अनुसार कुछ लोग अपने भाग्य के उदय की क्या है, प्रतीक्षा में ही आजीवन रहते हैं। प्रतीक्षा में क्या है, आजीवन रहते हैं, जबकि भाग्य तो सदैव उदित अवस्था में ही रहता है। जो क्या भाग्य है, सदैव उदित अवस्था में ही रहता है, केवल अपने पुरुषार्थ को ही महत्व देने। यहाँ पर देखिए ता है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए क्या है, महत्व देने के कारण हमारी पीठ भाग्य की ओर रहती है और हम अपने उदित भाग्य को नहीं देख पाते। जो हमारा उदित भाग्य है इसको हम नहीं देख पाते। यही नहीं, केवल आगे की ओर देखते रहने से जो कुछ भी हमें आगे की तरफ दिखाई देता है वो भी क्या है, उसी भाग्य अथवा ईश्वर की शक्ति के परिणाम स्वरूप दिखाई देता है। समझ में आ गया। तो ये जो हमारा रेखा खींचा हुआ था, इसका लेखक जो मीनिंग, इसका एक प्रकार से हिंदी में मीनिंग होता क्या है, इसी तरीके से आपको करना है। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थी। बहुत ही बेस्ट तरीका हमने बताया है, जिसे आप फॉलो करके क्या है अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। 10 में से 10 नंबर आपको पूरा मिलेगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, पुरुषार्थ क्या नहीं कहलाएगा। क्या है, पुरुषार्थ जो है ये क्या नहीं कहलाएगा, इसके बारे में आपको बात करना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसी तरीके से आंसर देना। देखिए आपका जो 2 प्रश्न होगा, जैसा कि मैं हर एक वीडियोज में बताता हूँ, आपका 2 प्रश्न प्यारी स्टूडेंट, आपका 2 जो प्रश्न होगा ये कंपलसरी होगा। एक आपका चैप्टर से रिलेटेड यानी पाठ और लेखक का क्या नाम है,
दूसरा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं, उसकी जो हेडिंग होगी यानी जो लाइनें होंगी उसकी हमें व्याख्या करनी पड़ेगी बोर्ड एग्जाम में कि इसका मीनिंग एक्चुअली में लेखक या कवि कहना क्या चाहता है। समझ में आ गया। तो इसका जो हमारा क्या है तीसरा यहाँ पर था, यहाँ पर हम तीसरा लिख देंगे। ये देखिए इस तरह से हम तीसरा लिख देंगे। तो देखिए जब हम भाग्य अथवा क्या है, जब हम भाग्य अथवा ईश्वर की सत्ता को ना मानकर केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु क्या है, केवल अपनी जो इच्छाएं हैं इसकी पूर्ति हेतु प्रयास करेंगे, क्या है पूर्ति हेतु प्रयास करेंगे, तो वो हमारा पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया। यानी कि जो लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी वो यही कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा है, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न जो है मैंने बता दिया है। इसमें क्या है जो 2 प्रश्न आपका पूछा जाता है, 2 प्रश्न आपका कंपलसरी है। जो आपका 3 प्रश्न होंगे वो आपके उसी गद्दान से रिलेटेड होंगे, जैसा कि मैं हर एक वीडियोज में आपको बताता हूँ। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है। चौथा आपका पूछा गया कि कौन क्या है, कौन भाग्य उदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकता है, यानी कौन जो भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, आंसर आपको देखना पड़ेगा, पूरा इंपॉर्टेंट सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ये देखिए आंसर है कि जो भाग्य की अवहेलना करके अपने स्वार्थों की पूर्ति में ही क्या संगलन, स्वार्थों की पूर्ति के ही संगलन है, वे आजीवन अपने भाग्य की प्रतीक्षा में रह सकते हैं। इतने करने के लिए आपको 2 नंबर एग्जाम में दे देगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, यानी जो लास्ट वाला प्रश्न है, क्योंकि 5 प्रश्न है तो 2-2 नंबर आपको एक प्रश्न पर देंगे। जैसा आप हल करते चले जाएंगे, जैसे आपने मान लीजिए 3 प्रश्न का आंसर आता है, 3 प्रश्न का आंसर आपने कर दिया तो आपको 6 नंबर मिलना तय है, यानी कि आप पूरा करेंगे तभी आपको 10 नंबर दिया जाएगा। आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। 5वां प्रश्न की पुरुषार्थ और परामर्श शब्द का अर्थ लिखिए, यानी इसका अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से परिभाषा बताइए। समझ में आ गया। तो आंसर देखिए, ये देखिए 5वें में पुरुषार्थ अपने भाग्य के प्रति क्या है नत होकर, पुरुषार्थ जो अपने भाग्य की ओर नत होकर उसे स्वीकारते हुए ईश्वर रेच्छा को क्या है, ईश्वर रेच्छा को पूरा करने हेतु तथा निस्वार्थ भाव से दूसरे का कल्याण करने के लिए जो कर्तव्य किए जाते हैं वो यही है। उसके बाद में देखिए परामर्श में भाग्य और ईश्वर के प्रति प्रमाण भाव रखते हुए अपने कर्तव्यों को, जो परामर्श है क्या है यहाँ पर देखिए, भाग्य और ईश्वर के प्रति प्रमाण भाव रखते हुए, प्रमाण यहाँ पर भाव रखते हुए अपने कर्तव्यों को दूसरे के हितार्थ यानी दूसरे के क्या है प्रति समर्पित करने के लिए निस्वार्थ भाव से करना, यानी दूसरा की सेवा या दूसरे के किसी कार्य को क्या किसी कार्य को निस्वार्थ यानी अपना स्वार्थ के लिए ना करके निस्वार्थ करना, उसकी हेल्प करने के लिए, उसी को भाव को क्या परमार्थ कहते हैं। समझ में आ गया। इतना ही प्रश्न था, 5 प्रश्न था, 5 प्रश्न का आपने आंसर दे दिया है, आपका 10 नंबर पूरा दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आता, फिर भी आप क्या है रेखा जो खींची हुई उसकी व्याख्या ना नहीं आता है तो जो रेखा खींची हुई इसका आप कॉपी उठा कर उसका लिख दीजिए पूरा, जहाँ से लेकर जहाँ तक जो रेखा खींची हुई है उसी प्रश्न को उठाकर लिख दीजिए, 1 नंबर आपका फिक्स है। 9 नंबर तो आपका कहीं पर ही नहीं जाएगा। समझ में आ गया। करना आपको सारा है, सॉल्व कैसे करना है पूरी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन से आपके गद्दान से जिस चैप्टर के जो ज़्यादा आते हैं, सबसे पहला आपका राष्ट्र का स्वरूप हो गया, इससे सारे आपको गद्दांश को पढ़ लेना है। दूसरा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक का फूल, इसके सारे गद्दांश को आपको पढ़ लेना है। तीसरा है हरिशंकर परसाई जी का, और चौथा जो है आपका भाषा और आधुनिकता जो कि प्रोजी सुंदर रेड्डी का है। इन चारों को आप पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, तो चारों में से कोई ना कोई, मान लीजिए चारों नहीं आता है, मतलब चारों में से क्या है कोई 3 नहीं आता है तो एक ना एक आएगा और आपको 10 नंबर दिलाकर जाएगा। तो सारे को तैयार कर लीजिएगा। क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण पद्यांश आ चुका है, क्या आ चुका है पद्यांश आ चुका है, जो कि ये भी आपका 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें भी वही 5 प्रश्न होते हैं और 2 प्रश्न इसमें भी कंपलसरी है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, यहाँ पर कवि आ जाएंगे वो लेखक थे। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें पद्यांश को पढ़ना है, प्यार से पद्यांश को हम पढ़ेंगे। देखिए, मशरूण गंधार देश की नील, मशरूण गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वो कोमल वर्ग, नीली परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये आपका पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश आपने पढ़ लिया। अब इसी में से क्या है जो हमारा 5 प्रश्न है, इसी 5 प्रश्न का हमें आंसर देना है।
उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम। आपने क्या है जो कवि वाला पूरा जो चैप्टर है पढ़ा होगा आपने, जो कवि कहना क्या चाहता है आपने क्या है पढ़ा होगा, गद्य पद्यांश से रिलेटेड जो सारे चैप्टर है कवि वाले आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप ढूंढ पाएंगे। क्या है जो इसका आंसर है आपको आसानी से मिल जाएगा। क्या है जैसे लेखक का आप लोग क्या ढूंढे थे, सेम इसी प्रकार से इसमें भी है, बस फ़र्क क्या है इसमें कवि वाला आ जाता है, वो लेखक वाला आ जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें वही है भैया, जयशंकर प्रसाद जी बाबू। क्या है इसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं, और जयशंकर प्रसाद जी का ही सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चैप्टर का क्या नाम है, श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु चैप्टर का नाम है, और इसके जो कवि हैं वो आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है। तो ब्लैक पेन लेंगे, और यहाँ पर पहला प्रश्न था, तो पहला प्रश्न इस तरह से लिखने के बाद में हम लिखेंगे संदर्भ। अलग अलग तरीका होता है, अलग तरीका होता है किसका, लेखक का अलग तरीका होता है संदर्भ लिखने का, कवि का अलग होता है। देखिए प्रस्तुत पद्यांश, देखिए प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद, इस तरह से हमें लिखना है, श्री जयशंकर प्रसाद। ब्रैकेट के अंदर करना चाहे तो कर सकते, नहीं तो कोई बात नहीं। श्री जयशंकर प्रसाद की कामायनी, की कामायनी, कामायनी भाग में संकलित। कामायनी क्या है, महाकाव्य हमारी पाठ्यपुस्तक। देखिए कामायनी महाकाव्य लिखा है जयशंकर प्रसाद जी का। कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक से, हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य विभाग, पाठ्यपुस्तक के काव्य विभाग में, यहाँ पर हमें ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। जैसे वहाँ पर गद्य भाग होता था, ये काव्य भाग है, में संकलित, में संकलित श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु चैप्टर का नाम आ गया, जिसको हम शीर्षक कहते हैं। इसमें श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है, ये कविता है, शीर्षक कविता से क्या है, उद्धृत है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, उद्धृत है। इसको हमने थोड़ा गलत लिखा है, तो देखिए यहाँ पर इधर हो जाएगा, यहाँ पर उद्धृत इस तरह से भी हो जाएगा, तो उद्धृत है। यहाँ पर संदर्भ हमें लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से क्या है, उद्धृत है। इस तरह से लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये हमारा संदर्भ होगा, इससे एग्जामिनर पहचान जाएगा कि बच्चे ने क्या है लिखा है, इसका चैप्टर, यानी इसको पता है कि ये कौन से पद्यांश से लिया गया है। अब हमारा जो प्रश्न पूछा गया दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखा कहाँ तक खींची हुई है, यहाँ पर देखिए, नील परिधान वीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। यानी इसका हमें क्या है, एक प्रकार से व्याख्या करना है, इसका मतलब बताना है कि कवि जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। समझ में आ गया। तो दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें देखिए, ये देखिए हमने ऑलरेडी पहले से लिख कर बताया हूँ, लिखता तो बहुत समय लगता। देखिए इस पंक्ति में कवि ने श्रद्धा के, यहाँ पर देखिए इस पंक्ति में कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण करते हुए लिखा है कि श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग की भेड़ की खाल से बनी वेशभूषा धारण की हुई है। इस वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल अंग इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं मानो नीले बादलों के वन से क्या है कोई गुलाबी रंग का अनुपम बिजली का फूल खिला हो।
समझ में आ गया। ये रेखांकित अंश की व्याख्या है, जयशंकर प्रसाद जी यही कहना चाहते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। बस आपको क्या है, मतलब पता होना चाहिए, लाइनों का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको नहीं पता होगा। समझ में आ गया। आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं और पढ़ लीजिएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता दूं, क्लास 12 हिंदी में सबसे ज़्यादा जो पदनांश में पूछा जाता है वो आपका श्रद्धा मनु पूछा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पूछा जाता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का पूछा जाता है, और गीत पूछा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी का पूछा जाता है, केकई का अनुपात। फिर गीत होगा महादेवी वर्मा का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का होगा, फिर सुमित्रा नंदन पंत का। यानी ये कुछ ऐसे कवि हैं जिनका गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, अथवा लगकर पूछा आता है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। जो बिजली का फूल, इससे तात्पर्य क्या है। तो ये तीसरा प्रश्न में देखिए कि कवि के अनुसार श्रद्धा को जो वेशभूषा धारण किए हैं उसमें से कहीं कहीं उसके क्या है, कोमल व सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीले मेघों, क्या है, नीलो मेघों को वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल पुष्प खिला हो। क्या बिजली का जो फूल पुष्प है खिला हो। इसी रेखांकित अंश की व्याख्या से लिया गया है। इसी में से आपका 2 नंबर कन्फर्म है। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो जो उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार के बारे में पूछा गया है, तो ये देखिए अलंकार। देखिए चौथा प्रश्न कि उपयुक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा, रूपक और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही आपका पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। इसमें भी आपका 2 नंबर मिल जाएगा। पांचवा है कि उपयुक्त पंक्तियों में किसके रूप का वर्णन किया गया। तो भैया कौन है, श्रद्धा जी की। देखिए उपयुक्त पंक्तियों में कवि के द्वारा श्रद्धा के रूप का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। समझ में आ गया। कौन कवि है, जयशंकर प्रसाद जी। नाम मत भूलिएगा, इनका जीवन परिचय भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो श्रद्धा मनु है सारे गद्यांश को पढ़ लेना है। मैं जितने भी कवि का नाम बताऊँ सारे को आपको कंप्लीट कर लेना है। आज की इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं, यानी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं भी बताने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है। मैं दिखा दूं आपको कि बोर्ड एग्जाम में पेपर में कैसे पूछा था जीवन परिचय। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेखक का जीवन परिचय है। फिर जो मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पूछा जाता है वो आपके किस में पूछा जाता है, कवि वाले में। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय के लिए, 2 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी है, महादेवी वर्मा जी है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। एक और आपका ऐड कर दिया जाएगा, इस बार के बोर्ड एग्जाम में क्या है, आपके मैथिली शरण गुप्त जी का भी जीवन परिचय आएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तो तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिखने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जीवन परिचय यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखना है। आपको हेडिंग डाल देना है नीचे हमने एक कॉपी वाला वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया कि कैसे जीवन परिचय लिखना है। फिलहाल देखिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886, क्या है, 1886 ईस्वी में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। क्या, जो इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी ने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, जो गुप्त जी है बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। 12 दिसंबर देखिए 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का ये महान साधक पंचतत्व में क्या हो गया, विलीन हो गया। पंचतत्व में कौन हो गया, विलीन, यानी इनकी मृत्यु हो गई किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी की। देखिए जीवन परिचय कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। जीवन परिचय में एग्जामिनर जो आपका पूछता है, एक आपका हो गया जन्म स्थान, जन्म कितने यानी कितने सन में पैदा हुआ था या पैदा हुए थे। देखिए उसके बाद इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था,
इनकी शिक्षा कौन कौन सी हुई, यानी कि जो शिक्षा है ये कौन कौन सी हुई, दूसरा इनकी मृत्यु कब हुई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जीवन परिचय में। तो जीवन परिचय में आपके लिए छोटा हिस्सा लेकर आया हूँ, जैसा कि आप लिख सकते हैं। सन 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चिरगांव जिले में। अब देखिए जो भी आपको हाईलाइट करने के लायक लगे, जैसा कि जन्म स्थान आपका हाईलाइट करने के लायक लगे, तो यहाँ पर आपको ब्लैक पेन का उपयोग कर देना है। आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जहाँ पर मुझे लगा है कि हाईलाइट करने के लायक है, पॉइंट ये हाईलाइट करने के लायक है, तो एग्जामिनर क्या है ये ऐसे ही देखता है आपका। वहाँ पर आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने रेड पेन से किया हुआ है। इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। अब देखिए जीवन परिचय में आपको थोड़ा शॉर्ट्स करके यानी छोटा करके आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि भैया जीवन परिचय आपको 80 शब्दों में लिखना है। 80 शब्दों में यानी 80 वर्ड में लिख रहा है। अब पूरा आप जीवन परिचय में ही लिख देंगे तो साहित्यिक परिचय और जो इनकी कृतियाँ यानी रचनाएं हैं वो कैसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए साहित्यिक परिचय आप थोड़ा बड़े में लिखना पड़ेगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू जो आपका जीवन परिचय है। देखिए गुप्त जी का जो झुकाव है गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। जो राष्ट्र प्रेम है इनकी कविता का क्या है, ये प्रमुख स्वर रहा है। साकेत, यहाँ पर देखिए ये भी हाईलाइट करने के लायक पॉइंट है, तो इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। किसको मिला? जो मैथिली शरण गुप्त जी है। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से क्या है सम्मानित भी किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। किनको? साहित्यिक परिचय में यही आपको लिखना है। साकेत इनका महाकाव्य है, जो कि आपने देखा होगा जो हिंदी में पूछा आता है, खासकर ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाएगा कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है या इसके क्या है कवि कौन है, तो वो आपके मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। तो साहित्यिक परिचय में क्या है इतना ही आपको लिख रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं साकेत इनका महाकाव्य है। मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला, ये अभी आपको याद रखना है। और भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए क्या है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। समझ में लीजिएगा स्टूडेंट। देखिए पद्म भूषण से क्या है सम्मानित किया गया और राज्यसभा का सदस्य भी इनको क्या है मनोनीत किया गया था। तो साहित्यिक परिचय इतना ही आपको लिखना है, और जो इनका जीवन परिचय इस तरह से आपको लगना है। जो हाईलाइट करने के लायक लगे कि ये हाईलाइट करने के लायक है तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है भैया वही सारी चीज़ें यानी वो देखता है जन्म सही है, पिता का नाम सही है, मृत्यु सही है, वो 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट सोचते कि सर पूरा पढ़ेगा, देखिए पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग देखेगा जो उसको मज़ेदार लगेगा कि भैया हाँ जन्म ठीक है, पिता का नाम ठीक है, गांव का नाम ठीक है, 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। बस राइटिंग से लिखिएगा और क्लियर लिखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं शब्दों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये रचनाएं में देखिए किस तरह से आपको लिखना है। गुप्त जी प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं क्या है, जो गुप्त जी की प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं निम्नवत है, यानी इस प्रकार से देखिए साकेत महाकाव्य इनका है, भारत भारती, यशोधरा, द्वार पर और जय भारत, विष्णु प्रिया आदि इनकी जो है क्या मुख्य रचनाएं कह सकते हैं स्टूडेंट। मुख्य ये इनकी मुख्य रचना है, जो कि क्या है मैथिली शरण गुप्त जी के, जो कि सबसे पॉपुलर भी कह सकते हैं भारत भारती, ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है। साकेत महाकाव्य, यशोधरा तो इनका आपको पता ही होगा। अब देखिए ये तो मुख्य रचनाएं हो गई, यानी ये सारी जो हो गई मुख्य रचनाएं होगी। अब अनुदूतित रचनाएं देख लेते हैं, यानी प्रमुख रचना या अनुदूतित रचनाएं भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए रंग में भंग भी इनका है, जयद्रथ वध, किसान पंचवटी, हिंदू क्या है सैरंध्री, सिद्धराज, नयूश, हिडिब्बा, और उसके बाद त्रिपथगा क्या है त्रिपथगा, कावा और करबला, गुरुकुल, वैतालिक, क्या है बगलघट, अर्जित आदि, बगलघट, अजित आदि ये इनकी क्या है एक प्रकार से प्रमुख रचना है। जैसा कि आप देख सकते हैं रचनाओं के मामले में इसी तरीके से, और आदि यानी बहुत सारी रचनाएं और भी हैं, क्या है बहुत सारी रचनाएं और भी हैं, लेकिन हमने इससे इतना ही बताया है गुप्त जी की रचनाएं में। समझ में आ गया? तो हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं के बारे में बताएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जीवन परिचय लिखने का ऐसा तरीका कोई नहीं बताया होगा,
यहाँ पर देखिए आपके सामने जीवन परिचय दिया हुआ है, ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना है। इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साहित्यिक परिचय और रचनाएं में। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं ये कवि की श्रेणी में आते हैं। तो इनका जीवन परिचय देखिए, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, ब्रैकेट में देखिए बिहार में, यानी जिला मुंगेर बिहार की सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और इनके जो पिता है रामधारी सिंह दिनकर जी के श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का क्या है देहावसान, एक प्रकार से देहांत हो गया। बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ही, बड़े भाई कौन है वसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ही पड़े बड़े, यानी एक प्रकार से बड़े हुए। इन्होंने मैट्रिक ब्रैकेट में देखिए हाई स्कूल से उत्तीर्ण की, यानी मैट्रिक हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए, यानी सर्वाधिक अंक प्राप्त किए इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी ने 24 अप्रैल 1974 को, यहाँ पर देखिए 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई में इनका देहांत हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर देखिए चेन्नई को, यानी यहाँ पर हमने इस तरह से नहीं लिखा है, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई में इनका क्या है देहांत हो गया, देहांत हो गया, याद रखिएगा। ऐसे ही आपको जीवन परिचय लिखना है। अब देखिए जीवन परिचय में आपने थोड़ा गौर किया होगा, यानी आपने ध्यान से देखा होगा, तो हमने जो हाईलाइट किया हुआ है, आपने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा तो हिंदी में आपको जीवन परिचय लिखने को आया होगा, तो वहाँ पर भी ऐसे ही आपको लिखना है जीवन परिचय। तो हाई स्कूल में आपने लिखा है तो वहाँ पर देखिए क्या है, कलरफुल पेन का आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमने उपयोग किया है। आपको ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज मत करना है, और जहाँ पर लगे कि आपको हाईलाइट करने के लायक है, यानी ब्लैक पेन से आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। जैसा कि जीवन यानी जन्म कितने सन में हुआ इसको हमने हाईलाइट कर दिया, कहाँ पर हुआ मुंगेर यानी बिहार में हुआ, जिला इनका मुंगेर है, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था हमने इसको हाईलाइट कर दिया। इनके माता जी का क्या नाम था मनरूप देवी, इनको भी हमने हाईलाइट कर दिया। और इनकी मृत्यु कब हुई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है। सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे ही आपको लिखना है। अब इनका हम देख लेते हैं साहित्यिक परिचय, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो साहित्यिक परिचय भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जीवन परिचय आपको थोड़ा ही लिखना है, यानी जन्म स्थान, माता पिता का नाम और इनकी शिक्षा के बारे में, लेकिन जो साहित्यिक परिचय है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? तो देखिए साहित्यिक परिचय में कैसे लिखना है। दिनकर जी को कवि के रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, क्या है द्विवेदी पदक, डीलिट की क्या है मानद उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत के प्रमाण है। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी, आपने सुना होगा इनका जो क्लास 12 हिंदी में उर्वशी इनका जो पदनाम से सबसे ज़्यादा आता है, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, उर्वशी के लिए क्या है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किनको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो साहित्यिक परिचय इनका इतना ही था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक कवि और लेखक का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो उनका साहित्यिक परिचय ही होता है, फिर बाद में उनकी रचनाएं और जीवन परिचय आता है। आ चुकी है रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियाँ में देखिए कि दिनकर जी को कवि के रूप में साहित्य विपुल है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं रेणुका, हुंकार, नंबर 1 पर है रेणुका, दूसरे पर हुंकार, तीसरे पे कुरुक्षेत्र, चौथे पर उर्वशी। ये इनका क्या है काव्य रचनाएं हैं। उसके बाद में देखिए खंड काव्य में क्या है प्रणभंग और रश्मरथी। कविता संग्रह में है इनका रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू। उसके बाद में 5वां है इतिहास के आंसू, 6 है धूप और धुआं, 7वां है नीम के पत्ते, 8वां है नील कुसुम, 9 है आपका चक्रवाल, यानी इन्हीं का रामधारी सिंह दिनकर। 10 है कविश्री। ये आदि इनकी क्या है कृतियां हैं, याद रखिएगा आदि इनकी क्या है कृतियां हैं। सबसे ज़्यादा और भी कृतियां इनके अंदर आती है कविता संग्रह के अंतर्गत। अब इनका हम देख लेते हैं बाल साहित्य में क्या है धूप छां, मिर्च का मजा,
धूप छाँ, मिर्च का मजा, सूरज का व्याह, ये बाल साहित्य में है, इनका इंपॉर्टेंट है। कृतियां में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी क्या है कृतियां पर प्रकाश डालिए। तो ये ऐसा ही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आ गया। तो रामधारी सिंह दिनकर का हमने जीवन परिचय बता दिया है। ऐसे ही आपको लिखना है, ना ज़्यादा बड़ा में लिखना है ना ज़्यादा छोटे में। 5 नंबर आपका एग्जामिनर देकर जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि कहानी है, पंचलाइट कहानी है, और इसके जो प्रमुख पात्र हैं गोधन जी। गोधन का हम आज क्या है चरित्र चित्रण करने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आपका हर साल पूछा जाता है और इस बार भी 100% पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। आप जाकर पिछले साल का भी पेपर देखेंगे तो ये हर साल पूछे जाता है। एक खंड काव्य हो गया और एक आपका कहानी हो गया, ये कभी नहीं कटता है, पूछा ही पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 5 नंबर जो कहानी में है ये बिल्कुल पक्का होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है हम गोधन का चरित्र चित्रण करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें क्या है बहुत ही आसान तरीका हमने बताया, जिससे क्या है आप लिखकर 5 नंबर बड़े प्यार से पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पंचलाइट कहानी के बारे में है, जो कि इसमें 3 मुख्य किरदार होते हैं। एक आपका होता है गोधन, दूसरा मुनरी और तीसरा गुलरी काकी। समझ में आ गया। 3 इसमें मुख्य किरदार है, जिसमें से जो इसका नायक है एक प्रकार से कौन है, वो आपका गोधन है, नायक पंचलाइट कहानी का, जो कि पेट्रोमैक्स के चलाता है। और उसके बारे में हमने उद्देश्य को काफ़ी बार बता दिया है, कहानी का भी संक्षेप में वर्णन कर दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है गोधन का चरित्र चित्रण करने के बारे में पूछ रहा है, तो इसका हमें चरित्र चित्रण करना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले शुरुआत में आप इस तरह से लिखिएगा कि पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की, यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन का भी आपको प्रयोग करना है। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है। ये कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ये जो कहानी है पंचलाइट, ये ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इसमें ग्रामवासियों की मन स्थिति, ग्रामवासियों की जो क्या है मन स्थिति की वास्तविक झलक देखने को मिलती है। किसमें पंचलाइट कहानी में बताया गया है कि भैया जो इसमें मन स्थिति तथा वास्तविक झलक क्या है देखने को मिलती है फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी में। सबसे पहला देखिए इसमें क्या है हमें गोधन की क्या है मुख्य विशेषताएं बतानी, इसकी एक प्रकार से खूबियां बतानी है। समझ में आ गया। तो सबसे पहला हेडिंग जो हमारा रहेगा योग्य युवक। योग्य युवक गोधन पंचलाइट कहानी का क्या है, गोधन जो है पंचलाइट कहानी का एक ऐसा पात्र है जो अशिक्षित होते हुए भी क्या है, जो अशिक्षित होते हुए भी योग्य है। पेट्रोमैक्स जलाने के कार्य को, पेट्रोमैक्स जो है जलाने के कार्य को उसकी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, परंतु वो उसे जला देता है। क्या है गांव के, मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। क्या पेट्रोमैक्स लाया जाता है एक मेले से, मेले को क्या पेट्रोमैक्स लाया जाता है, लेकिन गांव के जो सीधे साधे लोग होते हैं वो पेट्रोमैक्स जलाना नहीं जानता। सिर्फ जलाना कौन जानता है, वो गोधन जानता है। यहाँ पर वही बताया गया है कि क्या है जो अशिक्षित होते हैं वो योग्य है। पेट्रोमैक्स जलाने के कार्य की उसकी बिरादरी के कोई, यानी गोधन की बिरादरी के कोई भी व्यक्ति क्या है पेट्रोमैक्स जिसको हम लालटेन कहते हैं उसको जलाना नहीं जानता था, लेकिन क्या है परंतु वो उसे जला देता है क्योंकि ये इसको पता था। समझ में आ गया। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा योग्य युवक, ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। दूसरा रहेगा गुणवान, 80 शब्दों में हमें इसका आंसर देना है, जिसके लिए एग्जामिनर हमें 5 नंबर देगा। जिस प्रकार से अपने जीवन परिचय लेखक और कवि का लिखते हैं सेम ऐसे ही लिखना है। बस आपको क्या है यहाँ पर जो भी परिस्थिति पूछ लिया जाए, मान लीजिए उद्देश्य पूछा जाएगा तो उद्देश्य के बारे में लिखना पड़ेगा। कहानी की समीक्षा करनी होगी तो उसके बारे में लिखना है। नहीं तो आपका गोधन के बारे में पूछा जाएगा तो इसके बारे में, इसका विशेषताएं बतानी, इसकी खूबियाँ बतानी है। तो देखिए दूसरा क्या है गुणवान। गुणवान कौन है, गोधन अशिक्षित होते हुए भी, गोधन जो है अशिक्षित होते हुए भी गुणवान है। उसके इसी गुण के कारण क्या है टोले का, यहाँ पर देखिए टा है गलत मत समझिएगा, देखिए टोले का सरदार उसकी सभी गलतियां माफ़ कर देता है। यानी जो बिरादरी के लोग हैं भैया उसको बिरादरी से निकाल देते हैं, क्योंकि मुंडरी से वो प्रेम करता था। हमने काफ़ी बार बता दिया, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो क्या वो गलतियां को माफ़ कर देता है। क्या है इसी के गुण के कारण वो सरदार, यानी जो सरदार जी हैं उनको फिर क्या है बिरादरी में ले लेते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा क्या है निडर। निडर के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि गोधन से क्या है, गोधन में निडरता का गुण भी है। गोधन जो है उसमें निडरता का गुण भी है। वो गाने गाकर तथा आंख मटकाकर, यहाँ पर देखिए गाने गाकर तथा आंख मटकाकर मुनरी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर देता है।
समझ में आ गया। तो ये निडर में इनकी भावना आती है। इसमें जो हमारा 3 पॉइंट है वो आपका एक योग्य युवक, दूसरा गुणवान, तीसरा निडर, और भी इसमें है जो कि 5 आप पॉइंट लिख देंगे तो एग्जामिनर भैया खुश हो जाएगा और 5 नंबर आपको देकर जरूर जाएगा। बस लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। ऐसे ही आप क्या है, वर्ग भेद में दूर, ये चौथा पॉइंट है, वर्ग भेद से क्या है, दूर। गोधन और मुनरी परस्पर, गोधन और मुनरी परस्पर स्नेह रखते हैं, स्नेह रखते हैं। गोधन जाति पात, ईर्ष्यो देश, क्या ईर्ष्या देश आदि के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो मानवीय गुणों को क्या है, समर्थक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि गोधन जो है भैया ये वर्ग भेद जैसे जाति पात का इसके पास कोई वो नहीं है, ना ईर्ष्या द्वेष की भैया कि ये इस जात के हैं, इस जात से जिससे प्रेम करता है वो कोई भी जात का उससे नो मतलब है, यानी मतलब नहीं है, चक्कर नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए वो मानवीय गुणों को समर्थक है, यानी गुण उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर क्या है, कार्य शक्ति होनी चाहिए और इम्प्रेस करने का एक तरीका होना चाहिए। जिस प्रकार से कहने का तात्पर्य है मानवीय गुणों को समर्थक होना चाहिए। यहाँ पर जाति पात का कोई अंतर नहीं है, किसके द्वारा, गोधन के द्वारा बताया गया है। समझ में आ गया, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में देखिए लास्ट में हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है, पूरा निष्कर्ष निकल कर आता है कि पूरे का जो हमारा गोधन का विशेषता है इसका सार क्या होता है। देखिए अतः कहा जा सकता है, अतः कहा जा सकता है कि गोधन ग्रामीण परिवेश में पलने, क्या है, गोधन जो है ग्रामीण परिवेश में पलने बढ़ने वाला उपयुक्त गुणों से, उपयुक्त क्या है, गुणों से एक आदर्श लड़का है। उपयुक्त गुणों से क्या है, एक ये आदर्श लड़का है। कौन भैया, गोधन। तो गोधन के बारे में बताना था। देखिए शुरुआती में मैं आपको दिखा दूं, ये कुछ आपका इस तरह से आपका लास्ट में कल, जिसका नाम है खंडकाव्य, यानी त्यागपति खंडकाव्य लेकर आ चुके हैं आज के इस वीडियो में। जो त्यागपति खंडकाव्य के नायक हैं हर्षवर्धन जी, इनका हम चरित्र चित्रण करने वाले हैं। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है और त्यागपति जो खंडकाव्य है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खंडकाव्य है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो त्यागपति चलता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो चलता हो उसके बारे में आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर त्यागपति खंडकाव्य पर आज का हमारा ये वीडियो है। बोर्ड में हर साल आने वाला ये टॉपिक है। मैं दिखा दूँ बोर्ड परीक्षा में कैसे आपका पूछा जाएगा। ये आपका 2023 का क्या है, पेपर है। मैं दिखा दूं आपका ये 2023 का पेपर है। ये देखिए ये 2023 का आपका पेपर है, 301 कोड है आपका। ये देखिए ZG आपका ये कोड है, 2023 का पेपर है। समझ में आ गया। देखिए किस तरह से आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। यानी यहाँ पर अथवा लगा है, काफ़ी कुछ जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग लगाता है। समझ में आ गया। 5 नंबर का है और ये हर साल आने वाला टॉपिक है। आप पिछले 5-6 सालों का जाकर देख सकते हैं, 2015, 16, 17, 18, उसमें भी ये पूछा जाएगा। क्या है, पूछा गया है, पूछा जाएगा नहीं। और इस बार 2024 की बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा, बस तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं त्यागपति खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इनका चरित्र चित्रण आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। सबसे पहले देखिए कॉपी में कैसे लिखना है। हर्षवर्धन त्यागपति के नायक है। इस खंडकाव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र क्या है, वही है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं की चारों ओर घूमता है। हर्षवर्धन के चरित्र की मुख्य विशेषताएं क्या निम्नलिखित है, यानी कुछ इस प्रकार से इनकी जो है विशेषताएं हैं। किसकी, हर्षवर्धन जी की। ये पूरी जो जानकारी यानी हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। अब इनका बहन की भी आ सकती है, जो राजश्री है, जो राजश्री है, इन पर भी हमने वीडियो बना रखा हूँ, जाकर आप देख लीजिएगा। हर्षवर्धन के बारे में आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमने एक प्रकार से थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि इस बारे में है त्यागपति, जैसा कि हमने ब्लैक पेन से लिख दिया है। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही करिएगा, ब्लैक और ब्लू के अलावा आप कोई भी अदर पेन यूज मत कीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा इनकी विशेषताएं पर हेडिंग है, महान त्यागी। हर्षवर्धन जी क्या है, एक महान त्यागी एवं आत्म संयमी है एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही, क्या है, सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने उन्हें क्या है, त्यागपति नाम से पुकारा है। प्रयाग में 6 बार अपना सर्वस्व प्रजा के लिए दे देना उनके महान त्याग का क्या है, प्रमाण है। किनके भैया, हर्षवर्धन जी के। महान त्यागी कौन है, जैसा कि महारथी कर्ण थे महान त्यागी, आपको पता ही होगा। महान त्यागी, महान ज्ञानी, उसके बाद में क्या है, दानवीर भी उनको कहा जाता था। जो रस्मरथी में है तो उस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो जाकर आप प्लीज़ देख लीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हमारा त्यागपति के ऊपर है। तो महान त्यागी कौन है, हर्षवर्धन जी हैं। 6 बार क्या है, यहाँ पर देखिए 6 बार अपना सर्वस्व प्रजा के लिए दे देना उनके महान क्या है, त्याग का प्रमाण है। ये आप हेडिंग में सबसे पहले लिख दीजिएगा। दूसरा है देश प्रेमी। यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी है। उन्होंने छोटे राज्यों को क्या है, उन्होंने छोटे
छोटे राज्यों को एक साथ एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। देश की एकता एवं रक्षा हेतु वो बड़े से बड़ा युद्ध करने भी नहीं हिचकिचाते थे, यानी बड़ा से बड़ा युद्ध करने से भी वो नहीं हिचकिचे थे। देश सेवा ही उनके जीवन का व्रत था। देश प्रेमी कौन है? हर्षवर्धन जी हैं, जो कि यहाँ पर देखिए छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़े राज्य की स्थापना की थी। किन्होंने? हर्षवर्धन जी ने। तो ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, महान त्यागी, देश प्रेमी। और भी है, देखिए यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट ऐड कर दीजिएगा। 80 शब्दों में देना है, जितना पूछा गया उतना ही दीजिए। अब ये नहीं कि एग्जामिनर को लगे कि भैया 50 शब्दों में लिखा है। इस तरह से आप लिखिएगा, 1.5 पेज में आप लिखिएगा कम से कम, ताकि एग्जामिनर आपको 5 नंबर देने में हिचकिचाए ना, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। समझ में आ गया? तीसरा देखिए क्या है? आदर्श पुत्र एवं भाई। कौन है भैया? हर्षवर्धन जी। देखिए इस खंड काव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। अपने पिता के अपने पिता के यानी स्वास्थ्य से कारण बीमार ऋण होने का समाचार पाकर वे आखेट से तुरंत लौट आते हैं। आखेट से वो तुरंत लौट आते हैं। यहाँ पर देखिए आदर्श पुत्र एवं भाई की उपाधि किसे दी गई है? हर्षवर्धन जी को। समझ में आ गया? ये तीसरा हमारा हेडिंग है। चौथा हेडिंग देखिए क्या है? चौथा हमारा हेडिंग है श्रेष्ठ शासक। श्रेष्ठ शासक कौन है स्टूडेंट? महाराज हर्षवर्धन जी। यहाँ पर देखिए श्रेष्ठ शासक, इनके बारे में पूछा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। श्रेष्ठ शासक महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक है। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ यानी प्रजा के हितों की कार्य के लिए ही समर्पित है। उनका शासन धर्म है? उनका जो धर्म शासन है वो यही है श्रेष्ठ शासक के रूप में, जैसा कि देख सकते हैं। श्रेष्ठ शासक हर्षवर्धन जी हैं और उनका जो संपूर्ण जीवन है अपनी प्रजा के हित, अपने प्रजा के कल्याण के लिए सारी चीज़ें वो समर्पित है। उनका शासन धर्म सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद में कवि ने जो लेखक है क्या कहा है? देखिए शांति शुभता का व्रती। क्या है? शांति शुभता का व्रती था हर्ष का शासन था। लिया जिसने प्रजाहित राज सिंहासन। लिया जिसने प्रजाहित राज सिंहासन। ये शांत सुविधा का व्रती था, हर्ष का शासन लिया जिसने प्रजाहित राज सिंहासन। ये कवि ने लिखा है। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 5वां है कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी। कौन है भैया? हर्षवर्धन जी। यहाँ पर देखिए सम्राट हर्ष ने आजीवन अपने कर्तव्यों का पालन किया। प्रारंभ में इच्छा ना होते हुए भी अपने भाई के कहने पर राज्य संभाला और प्रत्येक संकटापन स्थित जो ऐसे संकट होता था राज्य पर, तो स्थित पर अपना कर्तव्य को निभाया। नहीं युद्ध की तैयारी या कोई भी सारी चीज़ें वो अपने कर्तव्य एवं दृढ़ निश्चय, जिस प्रकार से कि भैया कुछ करने को ठान लेते थे वो करके दिखाते थे। कर्तव्य यानी अपने कर्तव्य के प्रति ये निर्वाह करते थे। समझ में आ गया? अब इसके बाद में लास्ट में जो हमारा पूरे का है, यानी पूरे का सार क्या निकल कर आता है, निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, पूरे का हमें ये बताना है। ये देखिए क्या है? इस प्रकार हर्ष का चरित्र एक महान राजा, यानी इस प्रकार हर्ष का चरित्र एक महान राजा, आदर्श भाई, पुत्र और महान त्यागी का चरित्र है। वो अपने मानवीय कर्तव्यों के प्रति मानवीय कर्तव्यों के प्रति भी निष्ठावान है। कर्तव्यों के प्रति भी निष्ठावान है। ये इसके पूरे का पूरे का निष्कर्ष है। यानी पूरे का आप छोटे में निष्कर्ष दे दीजिए और जब आप स्टार्ट कर दीजिए तो थोड़े में उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय दे दीजिए कि भैया इन टॉपिक के बारे में ये हमारा वीडियो है। यानी इस टॉपिक के बारे में जैसा कि हमने आपको शुरुआत में परिचय दे देता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में वीडियो में आज हम बताने वाले हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। समझ में आ गया? तो उसके बारे में आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी को लिखते समय जब आप लिखिएगा तो ऐसे ही आप परिचय दे दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हर्षवर्धन त्यागपति के नायक हैं। इस खंड काव्य की संपूर्ण कथा जो आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ केंद्र की वही है, यानी घटना चक्र उन्हीं की चारों ओर घूमती रहती है और हर्षवर्धन चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। इसी के स्थान पर यदि आपका राजश्री के बारे में होता तो राजश्री के नायिका है, इनके बारे में घटना चक्र वही के ऊपर, यानी पूरे यानी यहाँ पर आपका यहाँ पर हर्षवर्धन जी है, यहाँ पर आपका राजश्री हो जाता, सारी चीज़ें वहीं पर हो जाती। बस आपको कुछ करना नहीं, लेकिन इनकी जो विशेषताएं थी वो अलग अलग प्रकार से थी। जो हर्षवर्धन का विशेषता है वो अलग तरीके से था और जो राजश्री की विशेषता है वो अलग तरीके से था। तो हमने इस पर भी वीडियो बना दिया है, राजश्री वाले पर भी नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हमारा हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण पर हमने सारी चीज़ें बता दी है।